हेलो एवरीवन। कल हमने स्टार्ट किया था बीएससी बीएड जूलॉजी की थर्ड ईयर की क्लासेस। उसमें फर्स्ट पेपर आपका था डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करी थी, जिसमें पहले पढ़ा था जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसके क्या क्या स्कोप है और उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसके जो फेजेस हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस। ये गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? युग्मक जनन। प्राणियों में प्रजनन एक जैविक गुण है और अपनी संतति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्राणी क्या करते हैं? जनन करते हैं। प्राणियों में जनन दो प्रकार से हो सकता है, एक होता है अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में किसी एक ही जनक के द्वारा संतति उत्पन्न की जाती है। जो एक पेरेंट होता है वो ही अपनी क्या करते हैं? अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं अलैंगिक जनन। और जिसमें दो जनक के द्वारा अपनी संतति को उत्पन्न किया जाता है वो होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था युग्मक जनन होती है, जिसमें कुछ विशेष कोशिकाएं जिन्हें जनन कोशिकाएं कहते हैं युग्मकों का निर्माण करती हैं। लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था होती है युग्मक जनन, और युग्मक जनन में जो युग्मक बनते हैं वो जनन कोशिकाओं से बनते हैं। जनन कोशिकाओं से युग्मकों के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे युग्मक जनन कहते हैं। नर प्राणी में सक्रिय गतिशील युग्मक का निर्माण होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। और जो मादा प्राणी होते हैं उन मादा प्राणी में भोजन युक्त अगतिशील युग्मक का निर्माण होता है, जिसे अंडाणु कहते हैं। तो जो गतिशील युग्मक होते हैं वो होते हैं शुक्राणु, और जो अगतिशील युग्मक होते हैं वो होते हैं अंडाणु। जब प्राणी लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है तो गोनाड्स युग्मकों का निर्माण करते हैं। जो जनद होते हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, वो क्या करते हैं? युग्मकों का निर्माण करते हैं। गोनाड्स होते हैं वो युग्मकों का निर्माण करते हैं। जो मेल में जो गोनाड्स होते हैं वो होते हैं टेस्टिस, और फीमेल में होते हैं ओवरी। ठीक है, तो जब प्राणी लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है तो जनद युग्मकों का निर्माण करते हैं। वे सेल जो युग्मकों का निर्माण करेगी उन्हें प्रीमोर्डियल जनन कोशिका प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार से होता है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है कि जो युग्मक है उनका निर्माण कौन करते हैं? तो जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं वो युग्मकों का निर्माण करती हैं। गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार से होता है, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है, oogenesis ओवा या ओवम बनने की जो प्रोसेस होती है oogenesis। तो पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल में जनन कोशिकाओं से युग्मक निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल में टेस्टिस होते हैं प्रमुख जनन अंग। भ्रूणीय विकास के दौरान ही प्रीमोर्डियल जनन कोशिकाएं टेस्टिस में संगठित हो जाती हैं। जब भ्रूणीय विकास होता है उसी दौरान क्या होती हैं? प्रीमोर्डियल जनन कोशिकाएं टेस्टिस में संगठित हो जाती हैं। तो जो टेस्टिस होते हैं वो किससे बने होते हैं? वर्षण टेस्टिस मुख्य रूप से अनेक कुंडलित संरचनाओं से बने होते हैं। अनेक कुंडलित संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें रेता नलिकाएं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। रेता नलिकाएं जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसे टेस्टिस की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। टेस्टिस की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती हैं रेता नलिकाएं। रेता नलिकाएं जनन उपकला द्वारा आश्रित होती हैं। मतलब रेता नलिका में क्या प्रेजेंट होती हैं? जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती हैं। कशेरुकी प्राणियों में रेता नलिकाओं की जनन उपकला कोशिका के बीच में कुछ कायिक कोशिका पाई जाती हैं, सोमेटिक सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिका कहते हैं। और इनका काम क्या होता है? जो विकसित हो रहे शुक्राणु होते हैं उनको पोषक पदार्थ उपलब्ध कराती हैं सर्टोली कोशिकाएं। ये कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं और कुछ बीच बीच में छोटी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जिन्हें शुक्राणु जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनियम
कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे हम। सबसे पहले जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये रही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या पाई जाती हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम, इस जर्मिनल एपिथेलियम में कुछ कायी कोशिका जो सोमेटिक सेल है वो पाई जाती हैं, जो क्या होती हैं? स्तंभाकार होती हैं। ये रही स्तंभाकार कोशिकाएं। इन्हें क्या कहेंगे हम? सर्टोली कोशिकाएं। और इसके बीच में कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये वाली। ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या हैं? स्पर्मेटोगोनिया, जिसकी 2 या 3 लेयर होती हैं। इस स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स बनते हैं। इससे क्या बनते हैं? ये जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है सेल्स की, ये क्या होते हैं? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनते हैं और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? स्पर्म। और इन जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। इसके बीच में ये जो है ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। इसमें कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सेल्स होती हैं, लैंडिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, अंतराली कोशिका पाई जाती हैं जिन्हें लैंडिंग सेल कहते हैं। और इनका काम क्या होता है? नर हार्मोन को स्रावित करना लैंडिंग कोशिका का काम होता है। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के मध्य पाए जाने वाले जो संयोजी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं में कई अंतराली कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जिन्हें लैंडिंग सेल्स कहते हैं। ये नर हार्मोन का स्रावन करती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शुक्राणु जनन की क्रियाविधि। जो शुक्राणु जनन की जो प्रोसेस है उसको पढ़ेंगे। शुक्राणु जनन की क्रिया एक सतत एवं जटिल क्रिया होती है। इस क्रिया को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। शुक्राणु जनन की क्रिया क्या होती है? सतत होती है, मतलब शुक्राणु कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, तो सतत होती हैं। और जटिल क्रिया कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती हैं। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। एक होते हैं स्पर्मेटिड्स का निर्माण, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्मेटिड्स का निर्माण। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो आधारी झिल्ली पर स्थित प्रीमोर्डियल जनन कोशिका होती हैं, उन जनन कोशिकाओं से क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स बनते हैं। अब स्पर्मेटिड्स होते क्या हैं? स्पर्मेटिड्स जो सेल्स होती हैं जो अगतिशील होते हैं, ये स्पर्म होते हैं, लेकिन ये गतिशील होते हैं क्योंकि इसमें तंतु का निर्माण हो जाता है। लेकिन स्पर्मेटिड जिसमें तंतु का निर्माण नहीं होता है, ये होते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं। तो सबसे पहले स्पर्मेटिड का निर्माण कैसे होता है उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की आधारी झिल्ली पर प्रीमोर्डियल जनन कोशिका से स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। और इस क्रिया को 3 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। एक है गुणन प्रावस्था, एक है वृद्धि प्रावस्था और एक है परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, तो सबसे पहले जो गुणन प्रावस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। सभी प्राणियों में शुक्राणु अत्यधिक संख्या में और निरंतर बनते रहते हैं। जो शुक्राणु है वो क्या बनते हैं? अधिक संख्या में बनते हैं और निरंतर बनते रहते हैं। अतः जनन उपकला में उपस्थित जो जनन कोशिका होती हैं, जो जर्मिनल एपिथेलियम है, उसमें जो प्रेजेंट जनन कोशिका है उसमें निरंतर समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजन होता है और सेल्स की संख्या में वृद्धि होती है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, लेकिन किसके विभाजन से? जनन कोशिका के विभाजन से। ये जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। इस जनन कोशिका में विभाजन से क्या होती है? सेल की संख्या बढ़ती जाती है। इस विभाजन से बनने वाली जो सेल्स होती हैं, जनन कोशिका से क्या बनेगी? स्पर्मेटोगोनिया। इस विभाजन से बनने वाली सेल्स शुक्राणु मात्र कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया कहलाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट से होगी जनन कोशिका से स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। टेस्टिस में इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। स्पर्मेटोगोनिया फिर समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर प्राथमिक जनन कोशिका
या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनेगा। तो फर्स्ट है जनन कोशिका, जनन कोशिका से बनी स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया से बनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड या प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। स्पर्मेटोगोनिया जीवन पर्यंत प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती हैं, द्विगुणित होती हैं। नेक्स्ट स्टेज हम पढ़ेंगे ग्रोथ फेज। इसकी जो ग्रोथ अवस्था है, वृद्धि अवस्था, इस अवस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड आकार में वृद्धि कर अपने आप को परिपक्वन विभाजन के लिए तैयार करती हैं। जो नेक्स्ट इसकी स्टेप आने वाली है परिपक्वन प्रावस्था, तो उसके लिए क्या करती है, अपने आप को तैयार करती हैं अपने आकार में वृद्धि करके। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड से प्राइमरी oocyte की तुलना में जो प्राइमरी oocyte जो oogenesis में बनते हैं, oogenesis जो फीमेल में होता है oogenesis, उसमें जो प्राइमरी oocyte बनती हैं उसकी तुलना में वृद्धि बहुत कम होती है। मतलब प्राइमरी oocyte में वृद्धि ज़्यादा होती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में वृद्धि क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यह सेल्स इस प्रावस्था में अपने सामान्य आकार से दुगनी हो जाती हैं। इसका जो आकार होता है उस आकार से उसकी क्या हो जाती हैं, दुगनी हो जाती हैं। इस प्रावस्था के दौरान किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, बस इसके आकार, इसका जो वॉल्यूम है उसमें ही चेंजेस आते हैं, वो ही बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ती हैं, किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परिपक्वन प्रावस्था, मैच्योरेशन फेज। परिपक्वन प्रावस्था में प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड जो द्विगुणित होती हैं के विभाजन के फलस्वरूप अगुणित स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स बताया था, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो अगतिशील होते हैं और इससे गतिशील शुक्राणु का बनना। स्पर्मेटिड है, ये स्पर्म सेल है। ठीक है, तो जो प्राइमरी शुक्राणु जनन कोशिका है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं जो कि द्विगुणित होती हैं के विभाजन के फलस्वरूप अगुणित स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड अगुणित होते हैं। इस प्रावस्था में दो विभाजन होता है। पहला विभाजन होता है प्रथम परिपक्वन विभाजन जो अर्धसूत्री होता है, तथा दूसरा द्वितीय परिपक्वन विभाजन कहलाता है जो समसूत्री होता है। जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं इस प्रावस्था में दो विभाजन होता है, पहला होगा अर्धसूत्री विभाजन और दूसरा होगा समसूत्री विभाजन। प्रथम परिपक्वन विभाजन के परिणाम स्वरूप बनने वाली सेल्स को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें जब पहला विभाजन हुआ जो कौन सा है, अर्धसूत्री विभाजन, तो उससे बनने वाली जो सेल्स हैं वो क्या होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इन सेल्स में गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी रह जाती है, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन है तो गुणसूत्र की संख्या घटकर क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। और प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो दो अगुणित स्पर्मेटिड्स बनते हैं। जो स्पर्मेटोसाइट से क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो दो अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये देखो, स्पर्मेटोगोनिया जो जनन कोशिका है उससे बना है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में इसकी मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, जिसमें देखो ये 2 और 2 से 4 हो गए, ये बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। अब प्राइमरी ये तो फेज हो गई मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसमें क्या हुआ, गुणन, सेल का गुणन हुआ, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, इससे बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती हैं ये सेल्स क्या करती है, अपने आकार में, अपने वॉल्यूम में वृद्धि करती हैं, तो इससे ये बनती हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये क्या है, ग्रोथ फेज। ठीक है, और इससे बनने वाली जो सेल्स होगी वो अगुणित होगी और ये इससे क्या बनेगा, स्पर्मेटिड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ठीक है, और ये प्रावस्था है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज हो गया। स्पर्मेटोगोनिया से सबसे पहले
स्पर्मेटोगोनिया, जनन कोशिका से स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटिड से क्या बनेंगे? गतिशील शुक्राणु स्पर्म बनेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ एक इसमें से क्वेश्चन बनता है, उसको देख लो कि जो एक स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उससे कितने स्पर्म बनते हैं। तो एक जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये जो एक स्पर्मेटोगोनिया है, इस स्पर्मेटोगोनिया से टोटल 16 स्पर्म बनते हैं। कितने स्पर्म बनते हैं? 16 स्पर्म बनते हैं। 16 स्पर्म बनते हैं और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर देख लेंगे। सबसे पहले प्रीमोडियल जनन कोशिका, उसमें क्या हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ तो स्पर्मेटोगोनिया बनी। ये कौन सी होती है? 2n, द्विगुणित होती है स्पर्मेटोगोनिया। इसमें फिर से समसूत्री विभाजन हुआ तो यह बना प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड में क्या हुआ? द्विगुणित वृद्धि होती है, ये अपने वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं। होती तो द्विगुणित ही है, गुणसूत्र की संख्या इसमें कितनी होती है? द्विगुणित होती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड अपने आकार में वृद्धि करती हैं और क्या बनाती हैं? वर्धित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड। वर्धित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड ये आती है वृद्धि अवस्था के अंदर। फिर वर्धित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड से क्या बना? इसमें विभाजन हुआ, परिपक्वन विभाजन। तो पहला विभाजन कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम परिपक्वन विभाजन हुआ, उससे बना द्वितीय स्पर्मेटोसाइड, जिसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? आधी रह जाती है। फिर द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है। द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है समसूत्री। पहला परिपक्वन विभाजन होता है अर्धसूत्री और दूसरा होता है समसूत्री, और इससे बनते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड कैसे होते हैं? गोल होते हैं और अगतिशील होते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? n होती है। गुणसूत्र की संख्या n अगुणित होता है। अब इसमें क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस होगा। स्पर्मियोजेनेसिस से क्या बनेंगे? अगुणित जो अगतिशील स्पर्म है, स्पर्मेटिड्स हैं, इससे क्या बनेंगे? गतिशील स्पर्म बनेंगे। अगतिशील स्पर्मेटिड से गतिशील शुक्राणु बनेंगे स्पर्मियोजेनेसिस से। ये अगुणित होते हैं, अगुणित लंबे और पूंछ युक्त होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, ये शुक्राणु जनन की पूरी प्रोसेस हो गई। इसके बाद हम सेकंड स्टेप, पहले तो स्पर्मेटिड का निर्माण हो गया, स्पर्मेटिड के बाद स्पर्मियोजेनेसिस। युग्मक से स्पर्म बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और युग्मक से स्पर्म बनते हैं तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मेटिड्स जो क्या होते हैं? अगतिशील होते हैं, पूंछ रहित होते हैं, उनसे स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नर युग्मक स्पर्म पूंछ युक्त व गतिशील होते हैं, अतः अविभेदित अगतिशील कोशिकाओं से गतिशील युग्मक बनने की जो क्रिया है उसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु को प्रमुख तीन भागों में बांटा गया है। शुक्राणु प्रमुख रूप से 3 भागों में बटा होता है। एक होता है सिर, एक होता है मध्य भाग और एक होता है पूंछ या कशाब। ठीक है, तो सबसे पहले शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है? शुक्राणु का अग्रस्त भाग सिर कहलाता है। ये 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है केंद्रक और एक होता है एक्रोसोम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रक। केंद्रक में से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे केंद्रक सिकुड़कर छोटा हो जाता है और केंद्रक में केवल ठोस रूप से भरे गुणसूत्र ही
रह जाते हैं। केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ के अलावा सभी पदार्थ को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, जैसे जल, आरएनए, केंद्रक और कोशिक द्रव्य, केंद्रिका, इन सबको क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और केंद्रक में केवल जो आनुवंशिक पदार्थ हैं उसको ही रखा जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, केंद्रक का भार कम हो जाता है और शुक्राणु के गतिशील होने में सहायक हैं। जो शुक्राणु के गतिशील होने में सहायक हैं कि केंद्रक का भार कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो केंद्रक की आकृति है में भी परिवर्तन हो जाता है। स्पर्मेटिड की तरह स्पर्म में केंद्रक गोल नहीं रहता है। स्पर्मेटिड को क्या होता है, स्पर्मेटिड गोल होते हैं और उसका केंद्रक भी गोल होता है, लेकिन स्पर्म में केंद्रक गोल नहीं रहता है बल्कि लंबा व सकड़ा हो जाता है, ताकि तरल माध्यम में आसानी से व तेजी से गति कर सके। क्योंकि तरल माध्यम में आसानी से और तेजी से गति कर सके। अलग अलग जंतु प्राणियों में शुक्राणुओं के सिर अलग अलग आकृति के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो शुक्राणु का जो सिर है उसमें केंद्रक पड़ा। केंद्रक में क्या होते हैं, जितने भी अनावश्यक पदार्थ है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, सिवाय आनुवंशिक पदार्थ के, ताकि इसका भार क्या हो जाए, कम हो जाए। और जो शुक्राणु का जो केंद्रक होता है वो स्पर्मेटेड के समान गोल ना होकर कैसा हो जाता है, थोड़ा चपटा हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक्रोसोम। शुक्राणु को न केवल मादा युग्मक तक ही पहुंचना होता है, बल्कि उनकी झिल्लियों को भेद कर उसमें प्रवेश भी करना होता है। इस कार्य में एक्रोसोम सहायक होता है। जो अंड झिल्लियाँ होती हैं, अंडे के चारों ओर पाए जाने वाली जो अंड झिल्लियाँ होती हैं, शुक्राणु होता है केवल यहाँ तक पहुँचना ही नहीं होता है, इसकी जो झिल्लियाँ होती हैं उसको भेदना भी होता है, तो इसमें एक्रोसोम हेल्प करता है। ठीक है, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। स्पर्मेटिड्स में गोल्जी बॉडी कई पटलिकाओं, आशयों एवं रिक्तियों की बनी होती है। जो गोल्जिकाएं, कई पटलिकाएं होती हैं, इसमें कई आशय होते हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, इन सब से बने होते हैं स्पर्मेटिड में गोल्जी बॉडी। इन रिक्तिकाओं में एक घनी ठोस कणिका विकसित होने लगती हैं। जितने भी इसके अंदर जो ये रिक्तिका हैं, इस सब के अंदर क्या होती हैं, एक ठोस कणिका विकसित होने लगती हैं। इसे क्या कहते हैं, पूर्व एक्रोसोमल कणिका। इसे क्या कहा जाता है, पूर्व एक्रोसोमल कणिका या प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहा जाता है। जो रिक्तिका की जो ठोस गोल्जी बॉडी के अंदर जो पटलिकाएं, आशय और रिक्तिका होती हैं, और रिक्तिकाओं में एक छोटी घनी ठोस कणिका विकसित होने लगती है, जिसे पूर्व एक्रोसोमल कणिका कहते हैं। अब ये कणिका आकार में बड़ी होकर एक्रोसोमल कणिका का निर्माण करती हैं। एक्रोसोमल कणिका या एक्रोब्लास्ट का निर्माण करती हैं। जो रिक्तिकाओं में जो कणिका बनी, ये रिक्तिका है, इसमें जो कणिका बनी, ये कणिका आकार में क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और एक्रोसोमल कणिका या एक्रोब्लास्ट बनाती हैं। एक्रोसोमल कणिका में अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो निषेचन के समय शुक्राणु की झिल्लियों को भेदने में सहायक है। तो शुक्राणु की झिल्लियों, क्वेश्चन आता है कि शुक्राणु की झिल्लियों को भेदने में क्या सहायक है, तो उसके जो सिर भाग में पाए जाने वाले जो एक्रोसोम होता है, उसमें पाई जाने वाली एक्रोसोमल कणिका में अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, जो अंडाणु की झिल्ली को भेदने में सहायक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे, सिर हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अक्षीय तंतु का निर्माण। जो फिलामेंट होता है स्पर्म के अंदर, ये स्पर्म है, इसके अंदर जो फिलामेंट पाया जाता है, इस फिलामेंट की स्ट्रक्चर क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो अक्षीय तंतु का निर्माण स्पर्मेटिड का तारकाय 2 तारक केंद्रों से बना होता है। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं अगतिशील, उसका तारक काय है वो 2 तारक केंद्रों से बना होता है। दोनों तारक केंद्रक बेलनाकार आकृति के तथा एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। कैसे होते हैं, ये एक हो गया तारक केंद्र और ये दूसरा तारक केंद्र, ये एक दूसरे पर समकोण की स्थिति पर होते हैं। और दोनों तारक केंद्र ग्रीवा में, ये जो स्पर्म है, स्पर्म का जो ग्रीवा वाला भाग है यहाँ स्थित होता है।
ग्रीवा भाग में स्थित होता है। ठीक है। स्पर्म की पूंछ के अक्षय तंतु का निर्माण स्पर्मेटिड के दूरस्थ तारक केंद्रक से होता है। अब दूरस्थ तारक केंद्रक और समीपस्थ तारक केंद्रक, ये दो तारक केंद्रक हैं। ये समीपस्थ तारक केंद्रक और ये दूरस्थ तारक केंद्रक। जो दूरस्थ तारक केंद्रक होता है उससे होता है अक्षय तंतु का निर्माण। स्पर्म के अक्षय तंतु की वही संरचना होती है जो पक्षमाभ या कशाभ की होती है। स्पर्म में जो अक्षय तंतु होता है ये वाला, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? एक पक्षमाभ या कशाभ के समान होती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल का निर्माण। ये तो हो गया कि जो एक्रोसोम है, अक्षय तंतु है, उस अक्षय तंतु का निर्माण किससे होता है? अक्षय तंतु का निर्माण तारक काय के जो तारक केंद्र होते हैं जो एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते हैं, तो अक्षय तंतु का निर्माण जो दूरस्थ तारक केंद्रक होता है उससे, दूरस्थ तारक केंद्रक से अक्षय तंतु का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल का निर्माण। मध्य भाग में समस्त माइटोकॉन्ड्रिया आपस में जुड़कर तंतु के चारों ओर कुंडली के समान संरचना बनाते हैं। ये जो हेड पार्ट है, इससे जो तंतु निकल रहा है, इसका जो बीच वाला भाग और लास्ट में पूंछ, जो बीच वाला भाग होता है अक्षय तंतु, मध्य भाग में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जिस कोशिकांग से भी माइटोकॉन्ड्रिया आए हुए हैं, उस सारे माइटोकॉन्ड्रिया आपस में जुड़कर जो तंतु के चारों ओर कुंडली के समान संरचना बना देते हैं। इसके चारों ओर क्या बनाते हैं? कुंडली के समान संरचना बना देते हैं, जिसे कहते हैं निबेड़ कर्ण। निबेड़ कर्ण कहते हैं। गति के समय पूंछ को ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा दी जाती है। जब एक स्पर्म फ्यूजन के लिए एग के पास जाता है तो इसकी जो गति होती है, उस गति के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। मध्य भाग में शेष कोशिका द्रव्य परिधि के सघन रूप से एकत्रित हो जाता है। जो भी कोशिका द्रव्य है, ये मध्य भाग है, ये आगे का भाग है, ये मध्य भाग है। तो जितना भी कोशिका द्रव्य है ये यहाँ, इसके जो परिधि है यहाँ सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं, जिसे मेन शेड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मेन शेड कहते हैं। तो जो मध्य भाग है शुक्राणु का, जो मध्य भाग है, उस मध्य भाग में सबसे पहले जो तंतु होता है उसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया एक कुंडलित रूप से जमा हो जाते हैं। इसे तो बोलेंगे अपन निबेड़ कर्ण। और इसके चारों ओर इसके जो परिधि हैं, यहाँ कोशिका द्रव्य इकट्ठित हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं मेन शेड। तो निबेड़ कर्ण और मेन शेड में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। अब शुक्राणु के मध्य भाग में पश्च सिरे पर एक गहरे रंग की वलय पाई जाती है। शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है उसके जो मध्य भाग के पश्च सिरे में, शुक्राणु का मध्य भाग ये रहा, इसका जो पश्च भाग है यहाँ एक रिंग पाई जाती है। रिंग गहरे रंग की वलय दिखाई देती है जो पूंछ और मध्य के बीच में, ये जो मध्य भाग है ये वाला और इसकी जो ये पूंछ है इसके बीच में सीमा रेखा का निर्माण करती है। इस वलय को वलय तारक केंद्र या रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। वलय तारक केंद्र या रिंग सेंट्रियोल कहते हैं, या रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। अक्षय तंतु का अंतिम भाग पूंछ का निर्माण करता है और स्पर्म पूंछ की सहायता से ही गति करता है। स्पर्म पूंछ की सहायता से ही गति करता है। अब शुक्राणु को नियंत्रित करने वाले कारक, कि जो स्पर्म है उसको कौन कौन से कारक नियंत्रित करते हैं। आदिम प्राणियों में शुक्राणु के निर्माण एवं स्खलन वातावरणीय अवस्था पर निर्भर करता है, जबकि कशेरुकी प्राणियों में हार्मोन एवं वातावरणीय कारक इसे नियंत्रित करते हैं। वातावरणीय कारक और हार्मोन, जो आदिम प्राणी है उसमें तो वातावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती हैं, लेकिन जो कशेरुकी प्राणी है उसमें हार्मोन और वातावरणीय कारक इसे नियंत्रित करते हैं शुक्राणु के निर्माण में। वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं? तापमान, प्रकाश और ऋतु, ये सब वातावरणीय कारक हैं जो शुक्राणु के निर्माण को
प्रभावित करते हैं। कशेरुकी प्राणियों में टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस तथा पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित जनन ग्रंथीय हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होता है। जो टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होगा, वो शुक्राणु का निर्माण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? टेस्टिस और पीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित जनन ग्रंथीय हार्मोन हैं, उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के लिए विटामिन ए और विटामिन ई की भी उपस्थिति आवश्यक होती है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फर्स्ट तो जनरल इंट्रोडक्शन था आपका गैमेटोजेनेसिस कि जो युग्मक होते हैं, उन युग्मकों का निर्माण किससे होता है? प्रीमोर्डियल जनन कोशिका से होता है। ठीक है, सेकेंड हमने स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट किया था, जिसमें जो टेस्टिस होते हैं उसमें क्या बनते हैं? टेस्टिस की जो प्रीमोर्डियल जनन कोशिका होती हैं उससे ही युग्मक बनते हैं। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो बनते हैं, और वर्षण जो टेस्टिस होता है वो रेता नलिकाओं जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उससे बनी होती हैं। इसमें कुछ जो शुक्राणु बनते हैं, उन शुक्राणु को पोषक पदार्थ उपलब्ध कराती है सर्टोली कोशिका। ठीक है, शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती हैं वो स्पर्मेटिड्स का निर्माण और स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का निर्माण जो जनन कोशिका होती हैं, उस जनन कोशिका में जनन कोशिका से क्या बनती हैं? स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड बनते हैं। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड से प्राथमिक जो वर्धित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड वृद्धि होती है इसमें, और फिर प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है जिससे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड बनते हैं। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड से स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और स्पर्मेटिड में स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और शुक्राणु बनते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में ये डिफरेंस है कि जब एक जनन कोशिका से शुक्राणु बन रहा है तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन जब एक अगतिशील गोलाकार स्पर्मेटिड से लंबा पूंछ युक्त गतिशील शुक्राणु बनता है तो उसे स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, ये स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो शुक्राणु का सिर होता है उसमें केंद्रक होता है, तो केंद्रक अपने सभी अनावश्यक पदार्थ को बाहर निकाल देता है और सिकुड़ जाता है, और इसमें पाया जाने वाला जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम के अंदर जो एक्रोसोमल कणिकाएं पाई जाती हैं उसमें लयनकारी जो अपघटनी क्या होती हैं? लाइटिक एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? जो जब स्पर्म अंडाणु में एंटर करता है तो उसकी जो अंड झिल्लियाँ होती हैं उसको भेदने में सहायक होते हैं उसके एक्रोसोमल कणिकाओं में पाए जाने वाले लाइटिक एंजाइम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल सर्किल कैसे बनते हैं? जो मध्य भाग होता है उसमें पाए जाने वाला जो तंतु होता है उसके चारों ओर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो जुड़कर एक कुंडली बनाते हैं जिसे निबेन कण कहते हैं, तथा कोशिका द्रव्य जो होता है वो परिधि में सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं जिन्हें मैन शेड कहते हैं। ठीक है, और उसके केंद्र अंतिम सिरे में जो मध्य भाग का जो अंतिम सिरा होता है वहाँ कुछ एक रिंग के समान संरचना पाई जाती है जिसे वलय तारक केंद्र या रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। और जो स्पर्म की जो स्पर्म में पाई जाने वाली जो पूंछ होती है उस पूंछ की सहायता से स्पर्म क्या करता है? गति करता है। और नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से? वातावरणीय कारक जिसमें तापमान, प्रकाश व ऋतु सम्मिलित हैं, और इसमें पाए जाने वाले जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती हैं वो विटामिन ए व ई की उपस्थिति आवश्यक होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए।